नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम लोग दिल्ली सल्तनत को डिस्कस कर रहे थे मिडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, और दिल्ली सल्तनत का हम लोगों ने डिटेल से डिस्कशन जो है वो कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट 2 लेक्चर्स में। उसके बाद तीसरे लेक्चर में कल मैंने जो डाला था उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू को हम लोगों ने डिस्कस किया था, और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जो है वो आज भी कंटिन्यू होने वाला है। यानी कि आज ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, और आने वाले एक दो वीडियो और भी आएगा जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जितने भी हैं दिल्ली सल्तनत से निकल के आते हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे। इस तरह से हमारा दिल्ली सल्तनत का जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, और आपका एग्जाम में कुछ भी छूटने को तैयार नहीं होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन भी दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली राजपूत का तुर्क से हारने का मेन रीजन क्या क्या था। जो राजपूत रूलर्स थे उस समय में, दिल्ली सल्तनत के समय में, उनका तुर्क से, जो आपको पता ही है कि जैसे दिल्ली सल्तनत के ज़्यादा जो राजा थे वो तुर्क से आए हुए थे, तो तुर्क से हारने का मेन रीज़न क्या क्या था। तो सबसे पहला रीजन था आइसोलेशन एंड इनसिक्योरिटी ऑफ द सोसाइटी। यानी कि जो सोसाइटी था वो डिफरेंट वर्गों में बटा हुआ था, और जो आपसी सद्भाव जो होता है वो सोसाइटी में बिल्कुल नहीं था। दूसरा ऑप्शन कहता है कि द इनक्विटस कास्ट सिस्टम, यानी कि कास्ट सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा घर करके रखा हुआ था सोसाइटी में। यानी कि वो अपर कास्ट लोअर कास्ट इस तरह से सोसाइटी पूरा बटा हुआ था। तो इस वजह से भी ये भी एक मेन रीज़न था जिसके वजह से जो लोग थे वो आपस में एक नहीं हो सके। तीसरा था बैकवर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी जो थी उस समय की इंडिया में वो ज़्यादा डेवलप नहीं थी। हालांकि वो एंशिएंट इंडिया में डेवलप थी, लेकिन बीच में आके हर्षवर्धन के राज के बाद जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो थी वो बैकवर्ड थी। तो 1 2 3 हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ कहता है कि नॉन वायलेंट एंड लिबरल पॉलिसी ऑफ इंडियंस। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि जो उस समय के राजपूत रूलर्स थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे, इसलिए जो है ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। नॉन वायलेंट एंड लिबरल पॉलिसी जो इंडियंस का है ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्लेव डायनेस्टी एक मिसनोमर है, यानी कि स्लेव डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि एक्सेप्ट फॉर कुतुबुद्दीन ऐबक नो अदर रूलर वाज ए स्लेव। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो शुरू के 3 रूलर जो थे स्लेव डायनेस्टी के वो स्लेव थे। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ओनली 3 रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी वर स्लेव्स एंड इवन दे वर मैन्यूमिटेड बाय देयर मास्टर्स। ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो 3 रूलर जो थे स्लेव डायनेस्टी के वो स्लेव थे, लेकिन उन्हें जो उसके राजा थे, मास्टर्स थे, उनके द्वारा उन्हें स्लेवरी से मुक्त कर दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट कहता है कि टेक्निकली ओनली कुतुबुद्दीन ऐबक एंड हिज इमीडिएट डिसेंडेंट्स वर स्लेव। ये स्टेटमेंट भी गलत है। इमीडिएट डिसेंडेंट्स का मतलब है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जैसे इल्तुतमिश बैठा, बलबन बैठा, तो इमीडिएटली नहीं था, उसमें से जो है छोड़ के कहीं कहीं से जो है स्लेव्स ने शासन किया था। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट कहता है कि ऑल द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी डिड नॉट बिलोंग टू वन फैमिली। ये स्टेटमेंट भी जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो रूलर्स थे वो एक फैमिली से नहीं होने से स्लेव डायनेस्टी का कोई लेना देना नहीं था। तो यही यानी कि सही ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ओनली स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। ये क्वेश्चंस जो है ये थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अब कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इनमें से जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स जो है वो सही है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि ही रीस्ट्रक्चर्ड द एग्रेरियन सिस्टम टू मेंटेन हिज आर्मी। यानी कि उसने जो है एग्रेरियन सिस्टम को जो है मेंटेन किया था हिज आर्मी एंड टू स्टेबलाइज हिज पॉलिटिकल पावर। यानी कि उसने आर्मी को जो है काफ़ी मेंटेन करके रखा हुआ था, और जो एग्रेरियन सिस्टम था उसको भी काफ़ी अच्छा, उसमें जो है उस एग्रेरियन सिस्टम में काफ़ी अच्छा सुधार भी लेके आया था अपने पॉलिटिकल पावर को स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा।
दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि उसने जो है ही फॉरबेड हिज नोबल्स फ्रॉम टेकिंग वाइन, यानी कि अपने जो अगल बगल के लोग थे, नोबल्स थे उस समय के, जो पढ़े लिखे लोग होते थे, उनको उसने शराब पे पाबंदी लगा दी थी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि उसने शराब पे पाबंदी लगाई थी। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ऑल पेंशंस एंड इंडोमेंट्स वर अप्रोप्रिएटेड टू द स्टेट। ये स्टेटमेंट भी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जितने भी पेंशंस और जो सैलरीज दी जाती थी वो स्टेट के द्वारा अप्रोप्रिएट करना उसको शुरू कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि ही डिक्लेयर्ड दैट ही वुड बी द किंग ऑफ हिंदूज इन द सेम वे एज ही वाज दैट ऑफ मुस्लिम्स। ये स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है क्योंकि ऐसा कोई दिल्ली सल्तनत में कोई ऐसा राजा ही नहीं हुआ था जिसने ये कहा था कि हम हिंदू और मुस्लिम्स को एक तरह से ट्रीट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट नंबर 4 जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को देखना है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि बाय पासिंग द रोल ऑफ कलीफ्स बलबन कॉल्ड हिमसेल्फ द शैडो ऑफ गॉड एंड रिमूव्ड द कैलिफ्स नेम्स फ्रॉम खुतबा एंड सिक्का। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको पता है कि बलबन जो था वो अपने आप को खलीफा का सक्सेसर एक तरह से मानता था कि खलीफा ने मुझे भेजा है राज करने के लिए। शैडो ऑफ गॉड तो मानता ही था अपने आप को, लेकिन उसने जो है खलीफा के नाम पर खुतबा और सिक्का जो है उसने जो है बनवाया था। तो इसलिए जो है ना कि खुतबा और सिक्का से खलीफा का नाम जो है वो हटाया था। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, उसने ये स्टेटमेंट जो है टू स्पेसिफाई द उलेमा मोहम्मद बिन तुगलक सिक्योर्ड एन इन्वेस्टिचर फ्रॉम अब्बासी तलीफ। ये सही है स्टेटमेंट है कि उलेमा को स्पेसिफाई करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने जो है अवार्ड जो है अब्बासी तलीफ से वो लिया था। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट जो है फिरोज शाह तुगलक सिक्योर्ड द इन्वेस्टिचर ट्वाइस फ्रॉम खलीफ। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा कि उसने खलीफा की तरफ से उसे जो है 2 बार जो है अवार्ड रिवॉर्ड जो है वो दिया गया था। और इल्तुतमिश जो है वो पहला ऐसा राजा था जिसे जो है लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर खलीफा की तरफ से दिया गया था। तो स्टेटमेंट 2, 3 एंड 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म के बारे में बात कर रही है। कौन सा रिफॉर्म, कौन सा स्टेटमेंट जो है उसके रिफॉर्म के बारे में सही है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कन्फिस्केशन ऑफ ऑल लैंड ग्रांट्स फॉर टैक्स फ्री लैंड, यानी कि जितने भी टैक्स फ्री लैंड था उसको कन्फिस्केट कर लिया गया था। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि उस समय पहले के राज में क्या होता है कि टैक्स फ्री लैंड दिए जाते थे कुछ नोबल्स को, तो जो राजा के ज़्यादा हिमायती होते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जब शासन में आया तो उसने उन टैक्स फ्री लैंड को जो है वो उसको कन्फिस्केट कर लिया था। उसने जो है दाग और चेहरा शुरू किया था। दाग मतलब ये होता है कि ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेज, और चेहरा मतलब ये होता है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ सोल्जर्स। उसने मिलिट्री में ये दाग और चेहरा जो है ये दोनों शुरू किया था। उसने कहा था अबोलिशन ऑफ इक्ताज ऑफ बिग नोबल्स एंड मिलिट्री कमांडर्स। ये इक्तदारी सिस्टम जो थी वो कंटिन्यू रही थी उसके शासन में, इक्तदारी सिस्टम को खत्म नहीं किया था। तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। और चौथा स्टेटमेंट कहता है बैनिंग द सेल ऑफ लिक्वर एंड ड्रग्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि उसने वाइन शराब पीने पर और पार्टी करने पर भी उसने पाबंदी लगा दी थी। तो सही स्टेटमेंट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है सिकंदर लोदी के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि ही टाइटेंड द स्पाइनेज सिस्टम। ये बिल्कुल करेक्ट है। सिकंदर लोदी जब शासन में आया तो उसने स्पाइनेज सिस्टम यानी कि स्पाई सिस्टम को जो है उसने जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया ताकि जो है वो जितने भी गुप्त जानकारी जो है उसके पास पहुंचती रहे और अपने गुप्तचरों को पूरे राज्य में वो फैला दिया था। उसने जो है एग्रीकल्चर और प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए काफ़ी कुछ काम किया था मार्केट में। ये स्टेटमेंट भी जो है वो सही हो जाएगा। ये बाकी के दोनों स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि जो जौनपुर का जो राजा था उस समय का ये राज किया जा रहा था सरकीज के द्वारा उस समय, उसके समय में। तो उसने यंगर ब्रदर जलाल को जो है उस समय नहीं बना के खुद ही अपने कंट्रोल में उसे ले लिया था। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। और चौथा नंबर स्टेटमेंट हिज डिसेंडेंट्स प्रेफर टू कॉल देमसेल्व्स एज चाग्यातीस। ये स्टेटमेंट भी जो है बिल्कुल रॉन्ग है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में कहता है कि ट्रैवलर्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर कि ट्रैवलर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में बहुत सारा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दिया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आपको पता ही है कि इब्न बतूता को जो है काजी नियुक्त किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, तो और उसे जो है चाइना भी भेजा गया था। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है।
दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि मार्को पोलो एंड एथेंसस निकितीन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजपूत। ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। ये दोनों ने सल्तनत पीरियड के दौरान जो है वो इंडिया का विजिट किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब कहता है कि कौन से सुल्तान ने लैंड फिक्सिंग लैंड रेवेन्यू के लिए इंपॉर्टेंट वर्क किया था। विच ऑफ द सुल्तान्स मेजर्ड द लैंड फॉर फिक्सिंग लैंड रेवेन्यू। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने किया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी लैंड रेवेन्यू को फिक्स करने का काम किया था। तो स्टेटमेंट नंबर 1, 2 एंड 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। तो जो कौन कौन से सुल्तान थे जिन्होंने लैंड रेवेन्यू को फिक्सेशन का काम किया था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। उस समय 4 कैटेगरीज के लैंड होते थे। पहला होता था इक्ता, जो आपको पता ही है, जो सोल्जर्स वगैरह को इक्तादारी सिस्टम के थ्रू जो है लैंड दिया जाता था, तो उसे इक्ता सिस्टम कहा जाता था। उसके बाद 3 तरह के लैंड रेवेन्यू होते थे। उसका नाम था खर्च ए जजिया, चराई और घरी। चराई और घरी 3 तरह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम होते थे। पहला नंबर था ही गॉट द होल लैंड मेजर्ड। उसने तो है इन सब ने क्या किया कि सारे लैंड को मेजर कर लिया, कितना माप लिया कि लैंड कितना कितना है और उस पर जो है कितना सा टैक्स लगाया जा सकता है, और विश्व के पैटर्न में जो है इन सब लैंड को डिवाइड कर दिया था। बर्नी के अनुसार कहता है कि बर्नी के अनुसार चराई जो था, चराई काउस पर जो है टैक्स लगाया जाता था। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गई, मिल्ची एनिमल्स जितने दूध देने वाले एनिमल्स होते हैं उन पर ये चराई का नाम का टैक्स जो है वो लगाया जाता था। लेकिन फरिश्ता नाम का एक जो उस समय का राइटर था वो कहता है कि एक पेयर ऑफ ऑक्सन यानी कि बैल पर एक जोड़ा बैल, एक जोड़ा भैंस और 2 गाय और 10 गोट, इन सब पर जो है टैक्स नहीं लगाया जा सकता। यानी कि एक जोड़ा बैल, एक जोड़ा भैंस, 2 गाय और 10 गोट जो है आप अपने पास रख सकते थे। उससे ज़्यादा रखने पर जो है टैक्स लगाया जाता था। उसके बाद कहता था घड़ी नाम का एक टैक्स होता था। जो घड़ी नाम का टैक्स कब लगाया जाता था? स्पेशल ओकेजन्स पर लगाया जाता था, और जो रेजिडेंसेज जो होते थे उस पर लगाया जाता था घड़ी नाम का टैक्स। तो सही स्टेटमेंट हो जाएगा 1, 2 एंड 3। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक जो है इन सब ने मिलकर लैंड को फिक्स करने का काम, लैंड रेवेन्यू को फिक्स करने का काम किया था। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे वर बिल्ट, यानी कि ये सब जो बने हैं इसमें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में बात हो रही है कि सबसे पहले कौन बना था और सबसे बाद में कौन बना था। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सबसे पहले कौन सा आया? सबसे पहले आया कुतुब मीनार बना था, जब जो लगभग कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। उसके बाद आया था तुगलकाबाद फोर्ट, तुगलकाबाद फोर्ट के बाद आया था लोधी गार्डन, और उसके बाद आया था फतेहपुर सिकरी। यानी कि सबसे पहले आया था 3, 1, 2 और 4। 3, 1, 2 और 4 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इसका एक बार जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार इन रेड एंड बफ सैंडस्टोन में से बनाया गया है कुतुब मीनार को, और उसका डायमीटर जो है 14.32 मीटर है एट द बेस एंड 2.75 मीटर एट द टॉप, और 72.5 मीटर इसका हाइट है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू किया था और इल्तुतमिश ने इस पूरे कार्य को जो है ख़त्म किया था। तुगलकाबाद फोर्ट जो है वो दिल्ली में है, ये आपको पता है, और इसे बनाया किसने था? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसे जो है बनाया गया था। और गयासुद्दीन तुगलक कौन था? तो ये जो है तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था। और लोधी डायनेस्टी, लोधी गार्डन को किसके द्वारा सेटअप किया गया था? तो ये 16वीं सेंचुरी में लोधी रूलर्स के द्वारा इसे बनाया गया था, लोधी गार्डन को। और फतेहपुर सिकरी किसके शासन में बना था? तो फतेहपुर सिकरी जो है मुगल काल में बना था। अब अगला स्टेटमेंट कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये सब चीज़ें जो हुई है उसका जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ था उसके बाद क्या हुआ। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे पहले क्या हुआ था? उसने जो है दोआब रीजन पे सबसे पहले जो है टैक्स जो है इंक्रीज कर दिया था, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद उसने क्या किया था? उसने जो अपने कैपिटल को जो है ट्रांसफ़र कर लिया था, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पर आ जाएगा। कैपिटल को ट्रांसफ़र कर लिया था कहाँ से? दौलताबाद देवगिरी से लेकर उसने देवगिरी से उसने दौलताबाद अपने कैपिटल को ट्रांसफ़र कर लिया था। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 2 पर ये आ जाएगा। तीसरा कहता है कि उसने उसके बाद उसने जो है प्रोमलगेशन ऑफ टोकन करेंसी, ये प्रोमलगेशन ऑफ टोकन करेंसी जो है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तीसरे नंबर पे आ जाएगा
तीसरे नंबर पे आ जाएगा ट्रांसफर ऑफ कैपिटल और चौथे नंबर पर खुरसान एक्सपेडिशन। ये चौथा स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा 2, 1, 3 एंड 4। सबसे पहले आ जाएगा इंक्रीज ऑफ टैक्सेशन इन दोआब, उसके बाद आ जाएगा प्रोमलगेशन ऑफ टोकन करेंसी, फिर आ जाएगा ट्रांसफर ऑफ कैपिटल और फिर आ जाएगा खुरासान एक्सपेडिशन। आप लोगों को ये बताना है कि उसका जो टोकन करेंसी का जो प्रोमलगेशन था, ये प्रोग्राम उसका जो है ये सक्सेस क्यों नहीं हो पाया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अब अगला स्टेटमेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर द क्रॉप्स नॉट कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, यानी कि इन चारों में से कौन सा ऐसा क्रॉप्स था जो सल्तनत पीरियड में नहीं कल्टिवेट किया गया था, तो वो था पोटैटो एंड मेज। पोटैटो एंड मेज का पोटैटो तो किसके द्वारा लाया गया है इंडिया में, तो ये पोर्चुगीज के द्वारा लाया गया था, पोर्चुगीज के द्वारा ये लाया गया था। और मेज कब आया था, तो मेज आया था जब कॉलोनियल पीरियड के दौरान मेज आया था। सिर्फ बार्ले और सीसम जो है वो सल्तनत पीरियड के दौरान जो है वो उगाए जाते थे। अब कहता है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है रजिया सुल्तान के बारे में, कि रजिया सुल्तान के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि शी वाज मर्डर्ड बाय सम बैंडिट्स एट कैथल आफ्टर बीइंग डिपोज्ड बाय द नोबल्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, उसकी मृत्यु जो है कैथल में हो गई थी जब उसे राजगद्दी से हटा दिया गया था नोबल्स के द्वारा। दूसरा है कि इल्तुतमिश ने उसे जो है अपना सक्सेसर नियुक्त किया था, ये स्टेटमेंट भी जो है बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है कि शी वाज सक्सेसफुल इन कमिंग टू द थ्रोन इमीडिएटली आफ्टर हिज फादर्स डेथ, अपने पिता की मृत्यु के बाद तुरंत वो जो है गद्दी पर आ गई थी, ये स्टेटमेंट भी जो बिल्कुल करेक्ट है। चौथा स्टेटमेंट कहता है कि शी वाज द ओनली डॉटर टू बी प्रेफर्ड टू सन्स बाय एनी रूलर इन इंडिया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि रजिया सुल्तान के बाद कोई भी लेडीज जो है वो दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर नहीं बैठा था। और उसके बाद था वो जो है अबेसियन स्लेव था याकूब से उसका जो काफ़ी ज़्यादा मतलब फॉन्डनेस था, इसलिए जो है नोबेल्स उसके अगेंस्ट में हो गए थे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑल आर करेक्ट। अब कहता है कि इनमें से कौन सा सुल्तान है जिसकी मदर जो थी वो हिंदू थी। कौन सा सुल्तान था जिसकी मदर जो थी वो हिंदू थी, वो था फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, नसरुद्दीन खुसरो और गियासुद्दीन तुगलक। यानी कि फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, नसरुद्दीन खुसरो और गियासुद्दीन तुगलक, ये 4 ऐसे राजा थे जिसकी मदर जो थी वो हिंदू थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 एंड 6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के एक्सपेरिमेंट के बारे में जो है वो स्टेटमेंट बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हुआ है। तो सबसे पहले उसने क्या किया था, सबसे पहले उसने किया था कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली और दौलताबाद। दूसरे नंबर पे किया उसने इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी उसने इंट्रोड्यूस किया। तीसरे नंबर पर उसने किया था कि लैंड रेवेन्यू को जो है दोआब रीजन में 50% उसने बढ़ा दिया था। चौथा उसने किया कि उसने सेपरेट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का खोला था। और पांचवा में उसने रेवेन्यू ऑफिसर्स को जो है नियुक्त किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 2, 1, 3, 4, 5 इज द राइट आंसर। सबसे पहले उसने किया था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली से दौलताबाद कर दिया था। दूसरा नंबर में कर दिया था उसने इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। फिर उसके बाद उसने दोआब रीजन पर लैंड रेवेन्यू जो है 50% कर दिया था। उसके बाद उसने एग्रीकल्चर के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट खोला और उसके बाद उसने रेवेन्यू ऑफिसर्स की नियुक्ति भी की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रैंक्स ऑफ नोबिलिटी अंडर दिल्ली सल्तनत, यानी कि ये जो रैंक्स दिए गए हैं इसमें सबसे ऊपर कौन था, उसके बाद जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में उसके नीचे रैंक कौन सा था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहले था खान लोग जो थे वो सबसे पहले आते थे। उसके बाद आता था मलिक के बाद आता था आमिर और आमिर के बाद आता है सर ए खैल। यानी कि सबसे पहले आता था खान, मलिक, अमीर और सर ए खैल। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने लगभग 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया। ये सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और किसी भी एग्जाम के, चाहे आप यूपीएससी की एग्जाम कर रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।